हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 6 का ट्रायंगल का थ्योरम फर्स्ट, जो कि है थ्योरम 6.1। तो ये थ्योरम को हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के रूप में भी जानते हैं। हम लोग इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के रूप में भी जानते हैं और इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम के रूप में भी जाना जाता है। तो ये थ्योरम बोलता है, if a line is drawn parallel to any one side of triangle to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio or in proportion। अर्थात अगर यदि हम किसी ट्रायंगल में एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं किसी एक साइड के पैरेलल, तो वो लाइन अदर टू साइड्स को इस तरह से इंटरसेक्ट करेगी कि वो दोनों साइड दो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा और इस तरह से विभाजित होगा कि उन टुकड़ों का रेशियो सेम होगा या फिर प्रोपोर्शन में होगा। जब रेशियो इक्वल होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि वो प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल लिया है ABC। इस ABC पे BC के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है DE। मैंने DE पैरेलल BC ड्रॉ करा है, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो लाइन इस अदर टू साइड्स यानी कि AB और AC को इस तरह से डिवाइड करेगी कि उसके टुकड़े उन टुकड़ों के रेशियो प्रोपोर्शन में होंगे या फिर सेम होंगे। तो DE की वजह से AB AD और BD में टूट गया और इस D की वजह से साइड AC AE और EC में टूट गया। तो इन दो सेगमेंट का रेशियो यानी कि इन दो टुकड़ों का रेशियो अदर साइड AC के टुकड़ों के रेशियो के इक्वल होगा। यही है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। तो हेलो दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर प्रूफ ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है कि अगर यदि हम एक लाइन ड्रॉ करें किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल, तो वो लाइन अदर टू साइड्स को इस तरह से डिवाइड करेगी यानी कि दो सेगमेंट्स में डिवाइड करेगी कि उन सेगमेंट का रेशियो इक्वल होगा यानी कि वो सेगमेंट का रेशियो प्रोपोर्शन में होगा। तो मैंने एक ट्रायंगल लिया है ABC। इस ट्रायंगल पे DE पैरेलल BC है, हमको गिवन है DE पैरेलल BC, ठीक है। तो इस D की वजह से साइड AB AD और BD में टूट जाएगा और साइड AC AE और EC में टूट जाएगा। हमें यही प्रूव करना है कि ये इन टुकड़ों का रेशियो प्रोपोर्शन में है यानी कि इन टुकड़ों का रेशियो इक्वल है, ठीक है। तो हमें AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC प्रूव करना है। इसके लिए मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, EN परपेंडिकुलर AD ड्रॉ किया है। इस AD पे EN परपेंडिकुलर डाला है। उसी तरह इस साइड AE पे मैंने DM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक। और B को E के साथ ज्वाइन कर दिया है और C को D के साथ ज्वाइन कर दिया है। तो ये हम लोग का कंस्ट्रक्शन है और इसको प्रूव कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले इस ट्रायंगल ADE का एरिया निकालेंगे और एरिया हम दो बार निकालेंगे, दो अलग अलग तरीकों से, ठीक है। हम सेम ही ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं ADE का, लेकिन दो बार। पहली बार में हम AD बेस को लेंगे और दूसरी बार में बेस हम AE को लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हाइट भी लेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि ट्रायंगल के एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। तो पहली बार में जब मैंने ADE का ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट किया तो इसमें मैंने बेस को AD लिया है और परपेंडिकुलर हाइट EN को दिया है। इस हिसाब से अगर हम ट्रायंगल ADE का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो हाफ इंटू AD इंटू EN होगा
एडी मेरा बेस है और ईएम मेरा परपेंडिकुलर हाइट है। ठीक है, इसके बाद ट्रायंगल बीडीई का हमने एरिया कैलकुलेट किया। ट्रायंगल बीडीई का एरिया कैलकुलेट किया। इस ट्रायंगल में बीडी बेस है, इस ट्रायंगल में बीडी बेस है और परपेंडिकुलर हाइट कौन सा होगा इस पे, ये तो हम परपेंडिकुलर हाइट ये हमको दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है नहीं, तो हमको परपेंडिकुलर हाइट ही लेना है। अगर यदि हम इस बेस को एक्सटेंड करें यहां तक, एंड पॉइंट तक हमने उस बेस को एक्सटेंड करा, तो यहां पर देखो ई से एन पर एक परपेंडिकुलर डाला गया है, तो यही हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, यानी कि हाफ इंटू बीडी इंटू ईएम। ठीक है, कई बच्चे ये गलती करते हैं कि वो बेस तो सही सलामत ले लेंगे बीडी, लेकिन वो हाइट इस डी को चुनते हैं, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हाइट नहीं है। हमें हाइट परपेंडिकुलर हाइट लेना होता है और वहां पर वो परपेंडिकुलर हाइट ई है। ठीक है, तो ये आप लोग का क्लियर हो गया। तो अब अगला, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया को जो हमने कैलकुलेट किया, इनको आप रेशियो में ले लो। तो मैंने दोनों का एरिया को रेशियो में ले लिया और रेशियो में लेने से हमें एडी बाय बीडी मिल जाएगा। कैसे? हाफ इंटू एडी इंटू ईएम, ये ट्रायंगल एडी का वैल्यू, और हाफ इंटू बीडी इंटू ईएम, ये ट्रायंगल बीडी का। तो सेकेंड टाइम ट्रायंगल एडी का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम बेस ए को लेंगे और परपेंडिकुलर हाइट डीएम को लेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी हो जाएगा हाफ इंटू बेस ए एंड परपेंडिकुलर हाइट डीएम। ठीक, और इसके बाद हमें ट्रायंगल बीईसी का एरिया कैलकुलेट करना है। बीईसी का एरिया कैलकुलेट करने टाइम आप ध्यान में रखेंगे कि हमें परपेंडिकुलर हाइट लेना है। बेस तो ईसी हो जाएगा, ये मेरा बेस हो जाएगा, लेकिन ये परपेंडिकुलर हाइट नहीं है। डी परपेंडिकुलर हाइट नहीं है। परपेंडिकुलर हाइट लेने के लिए हमें इस बेस को एक्सटेंड करना होगा, कहां तक? एम पॉइंट तक, और ये है हमारा परपेंडिकुलर हाइट डीएम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी हो जाएगा हाफ इंटू बेस सी इंटू परपेंडिकुलर हाइट डीएम। ठीक है, अब इन दो ट्रायंगल का एरिया को हमको रेशियो में लेना है। रेशियो में लेने से हमें ए बाय सी मिलेगा। ठीक, कैसे? एडी का ट्रायंगल का एरिया का वैल्यू हाफ इंटू ए इंटू डीएम, और ट्रायंगल बीईसी का एरिया का वैल्यू हाफ इंटू सी इंटू डी। हाफ हाफ कट जाएगा, डीएम डीएम खत्म हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ए बाय सी। ठीक, अब अगला काम क्या करना है? अब अगला काम इन दो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करना है। लेकिन इक्वेट करने से पहले आप एक चीज गौर कर लो कि ट्रायंगल बीडीई और ट्रायंगल बीईसी का एरिया सेम है। सेम क्यों है? हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि अगर यदि दो ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में लोकेटेड हो तो दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल बीडी और ट्रायंगल डीईसी सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में लोकेटेड कैसे हैं, इसके लिए आप इस फिगर को देखें। ठीक है, इसको माने बी, इसको माने सी, इसको माने डी, इसको माने ई। आपको पहले से गिवन है कि डी पैरेलल बीसी, तो डी पैरेलल बीसी है। ठीक है, और ये दोनों ट्रायंगल बीबीई और बीईसी सेम बेस डी पर लोकेटेड है। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर और सेम पैरेलल के बीच में लोकेटेड है, और इसी कारण से दोनों का एरिया सेम होगा। तो ये दोनों का एरिया
सेम है, ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल DEC का एरिया सेम होने पर ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर पार्ट तो इक्वल है ही। एरिया ADE इक्वल टू एरिया ADE यहाँ पर भी है, ठीक है। और एरिया BDE और DEC को अगर यदि हम इक्वल मान लें या इक्वल हो गए हैं तो ये लेफ्ट साइड वाला कंप्लीट पार्ट इक्वल हो जाएगा, ठीक। और किसी दो इक्वेशन में अगर यदि लेफ्ट साइड वाला पार्ट इक्वल होता है तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। तो इस हिसाब से इन दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का राइट साइड वाला पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। इस हिसाब से हमको मिल जाएगा AD by BD इक्वल टू AE by C। और ये AD by BD है क्या? AD by BD सेगमेंट AD और BD का रेशियो है, जो कि साइड AB के दो सेगमेंट है, दो टुकड़े हैं। और राइट साइड में AE by C साइड AC का दो टुकड़े हैं, ठीक है, और वो भी रेशियो में। तो यही हमको प्रूव करना था कि ये DE लाइन इन दो साइड AB और AC को सेम रेशियो वाले टुकड़ों में बांट देता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव हो गया है। इस थ्योरम को प्रूव करने के दौरान आप इस ट्रायंगल BDE और DEC इनके एरिया निकालने पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन दोनों का एरिया निकालने टाइम हमको परपेंडिकुलर हाइट लेना होगा, ठीक है। और वो परपेंडिकुलर हाइट कैसे लेना है वो भी मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया। आई होप कि आप कंप्लीटली समझ गए होंगे। और ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। हम अगला देखने वाले हैं थ्योरम 6.2 क्लास 10 का चैप्टर 6 का ट्रायंगल चैप्टर का ये सेकंड थ्योरम है। और इस थ्योरम को हम कन्वर्स ऑफ BPT भी बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो ये उस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम का कन्वर्स है। ये थ्योरम कहता है इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, मतलब कि अगर यदि कोई एक लाइन किसी ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, देन दैट लाइन इज दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो वो जो लाइन होगी जिसके वजह से दो साइड्स सेम रेशियो में टूट गए हैं या डिवाइड हो गए हैं, वो लाइन उस ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ठीक है। तो हमें गिवन है AD by DB इक्वल टू AE by EC। इस D लाइन के वजह से साइड AB दो सेगमेंट में बटा है और उन सेगमेंट का रेशियो है AD by DB। सिमिलरली इस DE के वजह से साइड AC भी दो सेगमेंट में टूटा है और उन दो सेगमेंट का रेशियो है AE by EC। तो अगर यदि कभी ये कंडीशन गिवन होता है तो इस कंडीशन के वजह से DE जो है वो थर्ड साइड BC के पैरेलल हो जाएगी। यही हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग थ्योरम 6.2 कन्वर्स ऑफ BPT का प्रूफ देखेंगे। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमने एक ट्रायंगल लिया ABC, ठीक है। इस ट्रायंगल में हमें गिवन है कि D जो है वो साइड AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, ठीक है, यानी कि AD by DB इज इक्वल टू AE by EC। और हमें प्रूफ करना है कि ये लाइन DE BC के पैरेलल है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम पहले ये मान के चलते हैं कि ये D जो है वो BC के पैरेलल नहीं, ठीक है। तो हमें एक दूसरा लाइन एज्यूम करना होगा DE डैश, और ये मान के चलो कि DE डैश जो है वो BC के पैरेलल है। तो अगर यदि DE डैश BC के पैरेलल होगी तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये DE डैश इस साइड AB और AC को
सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इसका मतलब AD बाई DB इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C होगा। ठीक है, पर हमको पहले से दिया हुआ था कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये हमको गिवन है क्योंकि D लाइन साइड AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। इस वजह से AE बाई EC इज इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C। ठीक, अब इस इक्वेशन में दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप 1 1 ऐड करो। ठीक, तो हमने 1 1 ऐड किया ऑन एडिंग 1 बोथ साइड। 1 को ऐड करने पर हम एलसीएम लेंगे EC। ठीक है, तो ऊपर हमें न्यूमरेटर में मिल जाएगा AE प्लस EC और राइट हैंड साइड में हमें डिनोमिनेटर में एलसीएम मिलेगा E डैश C और न्यूमरेटर पार्ट में हमें मिलेगा AE डैश प्लस E डैश C। ठीक है, AE प्लस EC हमारा AC मिलेगा, AE प्लस EC हमें मिला AC और नीचे है ये EC। उसी तरह राइट हैंड साइड में EE डैश प्लस E डैश C हमें EC मिलेगा। AE डैश प्लस E डैश C को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा AC और डिनोमिनेटर पार्ट में हमें मिल जाएगा E डैश C। आप इसको रेसिप्रोकल ले लो बोथ साइड। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी इक्वेशन में अगर यदि हम राइट साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में कोई छेड़छाड़ करते हैं तो वही चीज हमको दोनों साइड करना होता है। अगर हम लेफ्ट साइड रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें राइट साइड भी रेसिप्रोकल लेना होता है। तो हमने रेसिप्रोकल ले लिया तो हमें मिलेगा EC बाई AC इक्वल टू E डैश C बाई AC। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करोगे यहाँ पर तो AC कट जाएगा। ठीक, AC और AC खत्म हो जाएगा तो हमें सिर्फ मिलेगा EC इक्वल टू E डैश C। ठीक है, अब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, EC E डैश C के इक्वल है। आप खुद ही सोचिए ये डिस्टेंस कब इक्वल होगा। ये डिस्टेंस एक ही शर्त पे इक्वल होगा जब पॉइंट E डैश के ऊपर ओवरलैप कर जाए, यानी कि दोनों सेम पॉइंट हो जाए। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप E डैश C को लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए। जब E डैश C को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो यहां पर क्या बचेगा, हम इसको प्लस 0 लिख सकते हैं तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। मतलब इन दो डिस्टेंस या सेगमेंट या लाइन, इन दो EC और E डैश C को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको 0 मिलता है। ये 0 हमें तभी मिलेगा जब ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे, ये दोनों लेंथ सेम होंगे। ठीक है, और ये दोनों सेम एक ही कंडीशन में हो सकते हैं कि E डैश जो है वो पॉइंट E के ऊपर कोइंसाइड कर जाए, यानी कि ओवरलैप कर जाए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों पॉइंट सेम ही पॉइंट है। ठीक है, और दोनों एक ही पोजीशन में है, एक ही पोजीशन पर लोकेटेड है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर यदि ये दोनों पॉइंट सेम ही पोजीशन पर है, एक ही जगह पर है, तो इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था कि D BC के पैरेलल नहीं है वो हमारा गलत है। ठीक है, क्योंकि D डैश और लाइन D ओवरलैप कर गए। ठीक है, और ये दोनों सेम ही लाइन आया है इसके हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि D डैश और D दोनों सेम लाइन है, और चूंकि हमने D डैश को पैरेलल माना हुआ था तो इसका मतलब यह है कि D भी BC के पैरेलल है, और इस तरह से ये हमारा थ्योरम प्रूव होता है। क्लियर?